तो कई मरतबा ऐसा देखा होगा आपने कि डॉक्टर जो है कीटोन या एसीटोन ऐसा कुछ नाम लिख के हमें प्रिस्क्राइब किया है। कीटोन बॉडीज की डिटेक्शन एग्जामिनेशन 2 मिनट का प्रोसीजर है, वो तो जान लेंगे, क्योंकि मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर में खाया था चिकन, चिकन डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया या प्रोटीन बन गया। जैसे अगर यदि आपको है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है, उसके बच्चे को भी हो सकता है। ये जीन जो है दूसरे में ट्रांसमिट होते रहता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। माय डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग अगेन क्लिनिकल पैथोलॉजी की टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉपिक में भी हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं और यूरिन एग्जामिनेशन में भी हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ रहे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन था प्रोटीन की एग्जामिनेशन और सेकंड वन ग्लूकोज की एग्जामिनेशन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। थर्ड जो टेस्ट आता है केमिकल एग्जामिनेशन में वो आता है कीटोन या कीटोन बॉडीज का टेस्ट। आपके पास अगर कोई बच्चे लैबोरेटरी में काम कर रहे होंगे तो कई मरतबा ऐसा देखा होगा आपने कि डॉक्टर जो है कीटोन या एसीटोन ऐसा कुछ नाम लिख के हमें प्रिस्क्राइब किया है। एसीटोन या ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा कीटोन, या ऐसा भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कीटोन बॉडीज। इसका टेस्ट क्यों लिखता है डॉक्टर और इसका क्या महत्व है यूरिन के एग्जामिनेशन में, ये बड़ा फैक्टर। कीटोन की डिटेक्शन या एग्जामिनेशन, कीटोन बॉडीज की डिटेक्शन एग्जामिनेशन 2 मिनट का प्रोसीजर है, वो तो जान लेंगे। लेकिन बिहाइंड ऑफ द सिनेरियो, बिहाइंड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सिनेरियो बिहाइंड द एग्जामिनेशन ऑफ द कीटोन बॉडी, व्हाट इज दैट, उसको जानना फैक्ट है। और क्वेश्चन जो है उसी से आते हैं आपको कंपटीशन एग्जाम में। और मेन तो है कि आपकी नॉलेज स्किल को इंक्रीज करना, वो आप पढ़ेंगे इसके बिहाइंड, तब आपको जानेंगे। पहले हम लोग आज उसी की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आएंगे एग्जामिनेशन या डिटेक्शन पर। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी जो होती है, ऐसे भी बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, बायोकेमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट होगी, वो भी बहुत बाद की चीज है। बायोकेमिस्ट्री में भी पहले बहुत सारी चीजें हैं। तो लगभग जब हम लोग आधे बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तब आएगा मेटाबॉलिज्म का पार्ट। एक्चुअल में हमारे बॉडी को डाइटरी इनटेक में पर डे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की नीड होती है। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हम लोग खाते हैं, कौन सी नीड होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, जैसे कि प्रोटीन की नीड होता है, जैसे कि लिपिड की नीड होती है, ये सब भाई बायोमोलिक्यूल्स है। एज वेल एज को फैक्टर की भी नीड होती है, जैसे कि विटामिन का नीड होता है, जैसे कि मेटालिक आयंस की नीड होती है, जैसे कि मिनरल्स की नीड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड होती है। ये सब नीड होता है हमारी बॉडी को, डेली रिक्वायरमेंट है। ये आपकी बॉडी को मिलेगा तभी आप जीवित हो, वरना आप राम को प्यारे हो, एग्जिस्टेंस आपकी रहेगी नहीं। ठीक, अब जब हम अपनी बॉडी में खाते हैं, कोई भी डाइटरी इंटेक लेते हैं, तो उसमें हमारे डाइटरी इंटेक में सबसे ज्यादा जो हम लोग खाते हैं, डाइट लेते हैं, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रोटीन। क्या लेते हैं? प्रोटीन। और सबसे कम अमाउंट में हम लोग लेते हैं लिपिड, जिसको कि फैट बोला जाता है। ठीक है, सबसे ह्यूज अमाउंट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जो लोग ज्यादा जिमिंग करते हैं, जिनको ज्यादा बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन भी लेते हैं। और सबसे कम अमाउंट में फैट, क्योंकि फैट फायदेमंद तो है शरीर के लिए लेकिन नुकसानदायक भी है। तो सबसे कम अमाउंट में हमारे डाइटरी जो एलिमेंट्स है उनमें फैट पाया जाता है। ये नेचर ने ही बनाया है कि पूरे इंटायर ऑफ अर्थ पे जितने भी डाइटरी प्रोडक्ट्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। एक जो नॉर्मल लिमिट है उसमें खाएं तो नुकसानदायक, तो आप अमृत भी पी लेते हो तो भी नुकसान आपको करेगा। तो सब चीज का एक लिमिट है। ठीक, तो जब हमारी बॉडी में सबसे पहले हम लोग जब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें 2 प्रोसेस होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट आप खाएं, मुंह से खाए, आपके इंटेस्टाइन में गया, वहां जाने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब कि जो ये था, हमने जैसे रोटी खाए हो, कार्बोहाइड्रेट आप पीते तो होंगे नहीं, जैसे ग्लूकोज हम लोग रली पीते हैं वो अलग बात है, खाते तो है जैसे आप समोसा खा लिए, कचौड़ी खा लिए, राइस चावल खा लिया, आपने दाल खाया है, आपने भुजिया खाया है, चिकन खाया है, मटन खाया है, ये सभी खाते हैं। ये सभी जो है इनके सोर्स होते हैं। जो आपने अमाउंट खाया उसमें इनमें से कोई फॉर्मेट प्रेजेंट होगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन होगा। मतलब जो आपने फूड मॉलिक्यूल्स खाया उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर जो जो मॉलिक्यूल्स इनमें से प्रेजेंट होंगे उनका लिबरेशन होगा इंटेस्टाइन में, और वो लिबरेट होकर फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में मिक्स होकर के फिर आपकी बॉडी के सेल्स तक जाएंगे या आपके लीवर में जाएगा, क्योंकि मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर में होता है, साथ ही साथ बॉडी के हर एक सेल्स पर भी होता है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म क्या हुआ। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो समझ गए आगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब डाइजेशन होकर, जैसे आपने खाया था चिकन सपोज दैट, तो चिकन में प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, या रोटी खाया था उसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रेजेंट था, तो खाया था चिकन, चिकन डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया या प्रोटीन बन गया।
कुछ अमाउंट उसमें लिपिड भी होगा तो कुछ लिपिड भी बन गया, ये सभी लिबरेट हो गया, अलग अलग हो गया। अब ब्लड में एब्जॉर्ब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड हुआ, ये एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचा या आपके लीवर में पहुंचा। अब एक सिनेरियो है कि आपकी बॉडी ना तो कार्बोहाइड्रेट खाता है, ना तो प्रोटीन खाता है, ना लिपिड खाता है। आपकी बॉडी के सेल्स को, एक सेकंड, आपकी बॉडी के सेल्स को जो नीड होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, TRI मैंने लिखा है, ट्राइफॉस्फेट। ये ह्यूमन इंडिविजुअल के जो सेल्स है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है, वो ये नहीं खाएंगे, उनको चाहिए होगा एटीपी, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए होगा। और अगर यदि प्लांट होगा तो प्लांट को चाहिए होगा एडीपी, प्लांट को चाहिए होगा एडीपी। एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिलहाल हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे। तो खाया था आपने, कार्बोहाइड्रेट मिला आपको, लिपिड मिला, प्रोटीन मिला, आप चाहिए एटीपी। तो बस इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को फिर से ब्रेक डाउन होगा। क्यों? एनर्जी को इनसे रिलीज करने के लिए, क्योंकि एटीपी बनेगा इन्हीं मॉलिक्यूल्स से। तो जो वो इनके ब्रेकडाउन की वो प्रोसेस होगी उसी को हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज अ सम ऑफ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब कोई मॉलिक्यूल्स टूटकर एक नया मॉलिक्यूल्स बन रहा है, या दो नए मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक और नया मॉलिक्यूल्स बन रहा है। कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, टूटना हो या जुड़ना हो, दोनों के प्रोसेस से जो एक नया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा वही कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। अब वो नया मॉलिक्यूल्स हो सकता है कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाए, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट टूट के माल्टोज बन जाए, कुछ भी बन सकता है। क्या बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आगे चलूंगा, वहां बायोकेमिस्ट्री में जब बता रहा था वहां पढ़ाऊं। तो बस यही इनकी टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अभी मैंने क्या बोला था कि आप जब अपनी हमारे डाइटरी इंटेक में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो हमारे बॉडी में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म भी कार्बोहाइड्रेट की ही होती है। और कार्बोहाइड्रेट टूट करके मेटाबोलाइज होकर के ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज में भी अभी तो एटीपी नहीं हुआ है, तो ये ग्लूकोज फिर फर्दर टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और फिर हमारे हर एक बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलता है। ठीक, तो अब यदि आपकी बॉडी में, आ रहा हूं इसी टॉपिक पे आ रहा हूं, बस घुमा घुमा के लिंक करना होता है मुझे आप लोगों को हर एक टॉपिक समझने के लिए। अब यदि आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी है ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाना आप ठीक ठाक खा रहे हो, डाइजेशन ठीक ठाक हो रहा है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ठीक ठाक हो रहा है, और लीवर एज वेल एज सेल के सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म भी ठीक ठाक हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहने का मतलब क्या है कि उस कंडीशन में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल भी रहा है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, और एबनॉर्मलिटी आने के कारण आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो रुक गया, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म रुक गया, तब तो अब बॉडी को फिर भी एनर्जी की नीड होगी, बॉडी के सेल्स को फिर भी एनर्जी की नीड होगी। तो उस कंडीशन में सेल्स क्या करेगा? उस कंडीशन में सेल्स प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। अब इन द केस ऑफ मान लो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जितनी होनी थी सारे के सारे प्रोटीन भी यूज कर लिया, प्रोटीन भी नहीं प्रेजेंट है, तो अब फिर सेल्स क्या करेगा? फिर उस कंडीशन में सेल्स जो है वो लिपिड यानी फैट का मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि निकलेगा तीनों को टूटने के बाद एटीपी ही। तो इसलिए लास्ट में जो आपने सबसे कम अमाउंट में लिपिड खाया था, फैट खाया था, उसको मेटाबॉलिज्म करना आपकी बॉडी के सेल्स स्टार्ट कर देगा या लिवर स्टार्ट कर देगा। जो हमारे बॉडी में फैट जो हम लोग खाते हैं, वो फैट जो बॉडी में जाकर के स्टोर होता है, उस फैट को बोलते हैं फ्री फैटी एसिड। क्या उसको बोलते हैं? फ्री फैटी एसिड। बायोकेमिस्ट्री में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, सब एकदम एंजॉय करेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेरा क्रश है और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और आपको क्रश की तरह ही पढ़ाऊंगा भी। ऐसे तो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था वो सबसे इजी लगने लगेगा। तो जो हम लिपिड खाते हैं, लिपिड होने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जितना लिपिड की रोज जरूरत होता है यूज हो लिया बॉडी में, क्योंकि बॉडी में रोज इनकी जरूरत होती है। यूज होने के बाद अगर आपने एक्स्ट्रा कोई फैट खाया होगा तो ये फैट क्या होगा? आपकी बॉडी में स्टोर भी होगा। ज्यादा आप रोज घी खाओ तो तोंद निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो गया फैट। आपके हर एक सेल्स पर भी स्टोर होता है। ज्यादा लिपिड खाओ तो हाथ पांव भी मोटे मोटे हो जाते। क्यों हो गए? वहां फैट स्टोर हो गया, इसलिए आप मोटे हो गए। तो जो फैट का जिस फॉर्म में स्टोरेज होता है उस फॉर्म को बोलते हैं फ्री फैटी एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं FFA, फ्री फैटी एसिड। अब आपके हेलो, अब आपकी बॉडी में क्या हुआ कि एक सेकेंड, अब आपकी बॉडी में क्या हुआ कि ना इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था ना इसका हो रहा था, तब सेल्स क्या कर दिया? मजबूरी में इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिया।
जब इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो फैट के मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो लास्ट की प्रोसेस होता है, फैट के टूटने से जो है वो एक एक मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या उसको बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ऐसा नहीं आप समझना कि फ्री फैटी एसिड को टूटा और टूट के डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। इसके बीच में बहुत बड़ा जाल जंजाल होता है, साइकिल्स चलते हैं, वो सारे साइकिल को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में चलाएंगे। फिलहाल आपको मुझे इस टॉपिक पे लाना है, इसलिए यहाँ मैं इस प्रोसेस को समझा रहा हूँ, और ये प्रोसेस में से कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसलिए समझो। फ्री फैटी एसिड टूट करके क्या चीज बन जाता है सर? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर फिर से टूटता है। क्यों टूट रहा है? टूट रहा है केवल एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर से आगे टूटता है और टूट करके क्या बनता है? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसको क्या बोलते हैं? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं। अब फिर से फर्दर जो है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम फिर से एक बार टूटता है और टूट करके बनता है एसीटो एसीटेट। एक और मॉलिक्यूल बना जिसको क्या बोले? एसीटो एसीटेट, ठीक है। अब फिर से जो है एसीटो एसीटेट टूटेगा और टूट करके दो मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, बदलेगा। कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स बनेगा सर? एक बनेगा एसीटोन और दूसरा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। उसको क्या बोलते हैं? बी ए लिखा मैंने, ये बेटा लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा। ऐसा अगर साइन कहीं आप देखो ना तो इसको बोलते हैं बेटा। बेटा वो नहीं जो आपका पुत्र है, अल्फा बीटा गामा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वो। तो एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है सर। इतना क्लियर है? फ्री फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ और लास्ट में बना एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। अब ऐसी बात है कि इनका टूटना जो है ऐसे नहीं होता है, किसी का दिल यूं ही नहीं टूटता सनम, वो भी किसी के याद में रोया होगा तब जाके टूटा होगा। तो ये जो सर मॉलिक्यूल्स हैं ये यूं ही नहीं टूटेंगे, इनके टूटने के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सेकंड आप रुकना, ठीक है। इनको टूटने के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं उनको भी आपको याद रखना जरूरी है। तो अब मैंने बोला कि फ्री फैटी एसिड से यहां तक का एसिटाइल कोएंजाइम्स में बहुत बड़ा घन चक्कर है, साइकिल है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, वो बायोकेमिस्ट्री में जानेंगे। फिलहाल एसिटाइल कोएंजाइम ए से फ्री फैटी एसिड से टूट करके लास्ट के प्रोसेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बीटा, कलर चेंज कर लेता हूं, बीटा केटो थियोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूट करके बन गया एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए पे एक और एंजाइम्स वर्क करेगा, उस एंजाइम्स का नाम है HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। अब नाउ HMG वर्क कर दिया एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम पे और फिर टूट करके बन गया एसीटो एसीटेट। अब एसीटो एसीटेट पर भी एक एंजाइम्स वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी केवल एंजाइम्स के प्रेजेंस में ही होगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स टूटेगा तभी जब उस पे एंजाइम्स काम करेगा। बायोकेमिकल रिएक्शन कांट बी डन विदाउट ऑफ हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स भी टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, उसको भी पढ़ेंगे। यहां पर भी एक एंजाइम वर्क करता है, कौन सा एंजाइम? ए वाला एंजाइम, हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है यहां वर्क किया और वर्क करके लास्ट का प्रोडक्ट बन गया। अब इसके आगे इनका कोई टूटना फूटना नहीं होगा। सेल्स में था फ्री फैटी एसिड और टूट के बन गया एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। अब यहां पे समझने की बात है, ये टूटा क्यों था? आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी बॉडी को एटीपी चाहिए था, सेल्स को एटीपी चाहिए था, इसलिए। तो जो फ्री फैटी एसिड टूटा उसमें से 3 कंपाउंड एसीटो एसीटेट एज वेल एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एंड एसीटोन, यही तीनों जो हैं आगे चल करके बॉडी में जो है वो एटीपी प्रोडक्शन करेगा, जिसमें से कि एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो सबसे ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, जिससे बॉडी को मिलेगी एनर्जी, और एसीटोन का प्रोडक्शन जो है एटीपी कम करेगा और कम आपको एनर्जी मिलेगी। बट यही तीनों फॉर्म जो है वो इसको एनर्जी देगा। ऑलराइट, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यदि बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनिए, यदि बॉडी में किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो आपकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। चाहे आप आयरन के इंजेक्शन ले लो, वो भी यूरिन में थोड़ा सा निकलेगा।
चाहे आप विटामिन खा लो वो भी यूरिन में थोड़ा सा निकलेगा, चाहे आप रोज प्रोटीन खाते हैं, कल ही परसों ही बताया हो, वो भी थोड़ा निकलता है, चाहे आप रोज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, वो भी ग्लूकोज थोड़ा सा निकलता है ना। तो ए भी बनेगा तो निकलेगा, क्लियर सी बात है। लेकिन ए बनेगा कब, जब ये दोनों काम नहीं कर रहे थे तब। इसको तो नॉर्मली बनना नहीं था, और बनना भी था तो बहुत फ्यू अमाउंट में बनना था, जो कि रूटीन यूरिन की टेस्ट अगर करते तो उसमें डिटेक्ट नहीं होता। तो यदि यूरिन में ए फॉर्म निकल रहा है, यूरिन में यदि इन तीनों में से कोई भी फॉर्म निकल रहा है, मोस्ट ऑफ जो है एसीटोन एक्सक्रीट आउट होता है, तो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी चल रही है, तभी ये बन रहा है और तभी निकल रहा है। अदरवाइज ना तो इसको बनना चाहिए था और ना ही निकलना चाहिए था। और बनना भी था तो फ्यू अमाउंट में, जो रूटीन टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं होता। लेकिन यदि डिटेक्ट हो रहा है, दैट मींस इट इंडिकेट द सम एबनॉर्मलिटी गेटिंग इनसाइड ऑफ द पेशेंट बॉडी। इतनी सी बात समझ में आई। अब जरा से मैं बताना चाहूंगा कि हम तो पढ़ रहे थे कीटोन बॉडी, तो कीटोन बॉडीज के क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा पूछता है कि कीटोन बॉडीज के कितने फॉर्म होते हैं। तो आप याद रखना कीटोन बॉडीज के 3 फॉर्म होते हैं, और यही तीनों जो है वो कीटोन बॉडी है। फर्स्ट फॉर्म होता है एसीटो एसीटेट, सेकेंड फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एंड थर्ड फॉर्म होता है एसीटोन। एसीटोन जो 1% से भी कम, यही सबसे ज्यादा जो है एसीटोन ही जो है वो सबसे ज्यादा एक्सक्रीट आउट होता है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, कीटोन बॉडीज, कीटोन्स या कीटोन बॉडीज। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। अब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यहां पे सवाल ये आता है, देखो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या जनरेट होगा, काउजेस ऑफ कीटोन यूरिया। मतलब यूरिन में जब यहां पर ये तीनों में से कोई भी फॉर्म अगर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है और वो डिटेक्ट हो रहा है, तो दैट कंडीशन विल नोन एज द कीटोन यूरिया। कीटोन जो है यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है। तो अब सवाल और क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि व्हाट इज द काउज ऑफ द कीटोन यूरिया। किस कंडीशन में कीटोन बॉडी जो है यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा, इसका रीजन क्या है। तो सिंपल सा फंडा है सर कि इसके 3 रीजन हो सकते हैं। कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं, ठीक है। इसके 3 रीजंस होते हैं। सबसे फर्स्ट वन रीजंस होता है, मैंने क्या बोला कि पहले आपकी बॉडी में यदि, अच्छा उसके पहले भी एक और कंडीशन समझाता हूं कि अब रीजंस में आते हैं कि यदि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है नॉर्मल अमाउंट में रहता और उसका नॉर्मली मेटाबॉलिज्म नीड पूरा होता रहता, मतलब ग्लूकोज का पर डे अगर मेटाबॉलिज्म होता रहता, तब तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसा कि अभी समझा रहा था। यदि ये वाला रिक्वायरमेंट पर डे फुलफिल होता ग्लूकोज वाला, तब तो इसकी नीड ही नहीं पड़ती ना। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी आया, इसकी नीड नहीं पूरा हुई, तब जो है ये स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला रीजन क्या हमें मिला, काउजेस फॉर द कीटोन यूरिया इज दैट द डिफेक्टिव इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सबसे फर्स्ट वन क्या रीजन होगा, डिफेक्टिव इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी यदि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में डिफेक्शन हो गया है, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, खराबी हो गई है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा और फिर यूरिन में कीटोन बॉडी एक्सक्रीट आउट होगा। सेकेंड वन रीजन क्या होता है, लो इनटेक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। पहला रीजन हो सकता है मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट था, लेकिन अब बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन आप जो है जो डाइट इंटेक कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ही कम है। इफ intake low amount of carbohydrate, यदि आपकी बॉडी में आप जो खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ही कम है, तो मेटाबॉलिज्म ठीक भी चले तो क्या फर्क पड़ता है, खा ही नहीं रहे हो तो मेटाबॉलिज्म किसका होगा, खाओगे तभी तो होगा। सर हाँ मैं मानता हूं, बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ाऊंगा कि बॉडी में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन, लेकिन वो भी ग्लाइकोजन कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन चलेगा, ज्यादा तो स्टोर हो नहीं सकता है। तो अब इंटेक ही नहीं कर रहे हो तो फिर अगेन कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज नीड कम, बॉडी के ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाएगा, फिर उस कंडीशन में फ्री फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड जो कारण होता है कीटोन यूरिया का, डिटेल में भी इसको समझा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। थर्ड जो कारण होता है वो होता है इंक्रीज नीड ऑफ मेटाबॉलिज्म या इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये 3 बेसिक कारण हैं किसके सर, कीटोन यूरिया के।
कीटोन यूरिया के। इन तीनों कारण से ही आपकी बॉडी में जो है वो कीटोन, आपके यूरिन में जो है कीटोन बॉडी एक्सक्रीट आउट होगा, बॉडी में प्रोडक्शन होगा कीटोन बॉडी का एसीटोन का, और ह्यूज अमाउंट में यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। अब थोड़ा इन पे डिटेल में प्रकाश डालते हैं, थोड़ा इनको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रकाश डालते हैं मतलब टॉर्च जला के नहीं, प्रकाश डालनी है, डिस्कशन करना। सबसे फर्स्ट वन मैंने बताया है डिफेक्टिव इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर यदि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है तो ये दो कंडीशन लीड्स कर सकता है। सबसे फर्स्ट वन जो है वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मतलब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कब डिफेक्ट हो सकता है? जब आपकी बॉडी में पैंक्रियाज खराब हो गया हो, पैंक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन ही जो है वो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और यदि ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, ग्लूकागोन का प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज का अमाउंट जो है प्रॉपरली हमारे एक्सेसिवली हमारे बॉडी में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो समझ में आ रही है। उसी को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता चला जाए। ठीक, कितना बढ़ जाए? जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए। नॉर्मल रेंज कितना होता है? यदि हम लोग रैंडम की बात करें, कई बार बता चुका हूं, रैंडम में जो है लगभग 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेकिन यदि ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए ग्लूकोज प्लाज्मा में या सीरम में, तो ये वाला कहां मैंने बताया है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा या आप सीरम में मान सकते हो। ठीक है, अभी मत पूछने लगा प्लाज्मा सीरम में अंतर क्या होता है, बाद में पढ़ाऊंगा हेमेटो में या बायोकेमिस्ट्री में। ठीक, तो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए सीरम में ग्लूकोज, तो वो डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा। क्यों होगा ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट सीरम या प्लाज्मा में? क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा, पैंक्रियाज खराब हो गया। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब तुम बोल सकते हो, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो या आया भी होगा कि सर डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज ही तो बढ़ा है, तो ग्लूकोज बढ़ा तब तो और अच्छी बात है ना। हाँ जी सर जी, ग्लूकोज बढ़ा है तब तो और अच्छी बात है ना कि बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज मिल गया। यही तो प्रॉब्लम है सर डायबिटीज। तो फिर तो आप पूछोगे कि इसमें ग्लूकोज मिल गया तो फिर क्यों ये बनेगा, इसका बनने का सवाल ही नहीं पता होता है। डायबिटीज तब तो और अच्छी बात होती बॉडी के लिए, ये बनता ही नहीं। यही तो गलत बात है, क्योंकि सुनिए ध्यान से, ग्लूकोज का जो अमाउंट बढ़ा इंसुलिन के कंट्रोल के चलते, वो कहां बढ़ा? आपके सीरम या प्लाज्मा में। लेकिन ग्लूकोज की नीड कहां है? आपके बॉडी के सेल्स में नीड है, ना कि सीरम और प्लाज्मा में नीड है। सर सीरम और प्लाज्मा में तो इतना ही चाहिए, इतना ही होना चाहिए, 170 से 140। जरूरी तो सेल्स के अंदर है। एक्चुअल में इंसुलिन करता क्या है कि जो सीरम और प्लाज्मा में ग्लूकोज पड़े हुए रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के सेल्स के अंदर ठूसता है। अगर हिंदी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यही, उनको पकड़ के सेल के अंदर ठूसता है, जो ज्यादा ग्लूकोज हो जाते हैं इससे, ताकि सेल्स जो है उन ग्लूकोज को यूटिलाइज कर ले। लेकिन जब इंसुलिन बना ही नहीं और ग्लूकोज ह्यूज अमाउंट में प्लाज्मा में आ गया, तो प्लाज्मा में आ गया तो सेल्स को तो मिला ही नहीं, तो सेल्स को नहीं मिला तो इस कंडीशन में फिर जो है वो आपको यही फैट वाला मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है तो ह्यूज अमाउंट में एसीटोन बनने लगेगा। दैट मींस कि यदि एसीटोन का या कीटोन बॉडी का डिटेक्शन यूरिन में हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। यानी कि डायबिटीज में एसीटोन या कीटोन बॉडी यूरिन में बाहर जाएगा। क्यों जाएगा समझ में आ गया होगा। ठीक, पहला हुआ मेटाबॉलिक डिफेक्शन से। दूसरा मेटाबॉलिक डिफेक्शन का एक और कारण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसको क्या बोला जाता है सर? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वॉन गिब्स डिजीज। वॉन गिब्स डिजीज, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज में। दूसरा जो है मेटाबॉलिक डिफेक्शन कब हो सकता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर भी होता है, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। बायोकेमिस्ट्री में इसकी भी चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी बॉडी में ह्यूज अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होते ही जा रहा है, ये कब होगा स्टोरेज? ये प्रॉब्लम कब होगा? ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है सर? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, या इसको बोलते हैं हेरिडेटरी डिसऑर्डर। वो जीन्स का ही एबनॉर्मलिटी है। ये जो है मदर से या फादर से बच्चे में इनहेरिट हो सकता है। जैसे यदि आपको है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है, उसके बच्चे को भी हो सकता है। ये जीन जो है एक दूसरे में ट्रांसमिट होते रहता है। एक्चुअल में वो अगर जीन की डिफिशियंसी हो जाए, उस जीन की जो था वो ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और वो जीन ही नहीं है आप में, प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं और ग्लाइकोजन जो है स्टोर होते ही जाएगा। तो यदि ग्लाइकोजन का स्टोरेज ज्यादा बढ़ गया है, एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ गया, तो फिर आप बोलोगे तो अच्छी बात है ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर वही बात हो जाएगा पहले वाला ही कि ग्लाइकोजन ज्यादा तो बढ़ गया
लेकिन कहाँ बढ़ा, फिर प्लाज्मा में बढ़ा, फिर सेल्स में नहीं पहुंचा। सेल्स में जाता तब तो सही ही रहता, मात्रा सही मामला रहता, प्लाज्मा में बढ़ा और फिर अगेन जो है वो आपको चूंकि सेल्स में था नहीं, ग्लूकोज मिला नहीं, एटीपी उसको जरूरी था, तो फिर से फ्री फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगा और करेगा तो फिर यही प्रोडक्शन होगा सर, और फिर कीटोन बॉडी का डिटेक्शन होगा यूरिन में। तो दूसरा रीजन हो सकता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, वोन ग्रेग्स डिजीज जिसको बोलते हैं, ये याद रखना, वोन ग्रिग्स डिजीज या जियर्क्स डिजीज इसको भी बोलते हैं, ग्रिग्स डिजीज बोलो, जियर्क्स डिजीज बोलो, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ देगा आपको। तो पहला आपको कारण तो समझ में आ गया, डिफेक्टिव इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा और तीसरा कि इनटेक ऑफ लो अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, कब किस कंडीशन में आप कार्बोहाइड्रेट अमाउंट लो हो सकता है और कब इंक्रीज इन एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट और जरूरी है। सेकेंड रीजन क्या है कि आप बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी ही कम हो गई, मतलब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा नहीं रहा है तो फिर अगेन फ्री फैटी एसिड का होगा मेटाबॉलिज्म, फिर से कीटोन बॉडी मिलेगा। किस किस कंडीशन में मिल सकता है, सबसे फर्स्ट वन स्टारवेशन। स्टारवेशन का उसको बोलते हैं हिंदी में भूखमरी बोलते हैं। न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, तो खाना कुछ मिलेगा नहीं तो बॉडी पूरी सूख जाएगी, उसी को बोलते हैं स्टारवेशन, हड्डियां दिखने लगे। तो इस कंडीशन में फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, बॉडी को नहीं मिलेगा तो फिर से फ्री फैट जो स्टोर फ्री फैटी एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर कीटोन बॉडी आपको डिटेक्ट होगा, यानी स्टारवेशन के कंडीशन में भी यूरिन में कीटोन बॉडी का डिटेक्शन होगा। सेकंड रीजन आता है परसिस्टेंट वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, बच्चे हैं उनको लगातार वोमिटिंग हुए जा रहा है, तो जितने सारे भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया था वो तो आपको वोमिटिंग से बाहर निकल गया, तो इस कंडीशन में फिर उस बच्चे में फ्री फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा, यूरिन में कीटोन बॉडी डिटेक्शन होगा। और थर्ड वन वेट रिडक्शन प्रोग्राम, कुछ लोग है बहुत ज्यादा फैटी हो जाते हैं, वो कहीं ज्वाइन कर लिए जिम, वो बोल दिया कल से बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाना बंद, फैट खाना बंद, तो अब बॉडी में जो फैट स्टोर होगा उसी का मेटाबॉलिज्म होगा, तो अक्सर जिम जाने वाले लोगों को यूरिन में कीटोन बॉडी का डिटेक्शन होगा। तो ये तीन कंडीशन में आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई कम हो रही है तो भी कीटोन बॉडी डिटेक्ट होगा। नेक्स्ट रीजन आता है इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड, मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। कब बढ़ सकती है, फीवर इन चिल्ड्रन, यदि बच्चे को बुखार हो गया है तो बुखार होने के कंडीशन में सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हीट प्रोडक्शन बहुत हो रहा है ना, हीट को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर देखते हो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में फिर आप बच्चे को कितना दूध पिलाओगे, जितना उसको भूख लगेगा, बुखार में तो ऐसे भी भूख नहीं लगेगा, तो दूध पिलाओगे नहीं, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही नहीं, रोटी खाएगा ही नहीं, तो फिर उस कंडीशन में उसके अंदर फ्री फैटी एसिड का प्रोडक्शन होगा और बॉडी में कीटोन बॉडी ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस, किसी को थायराइड का हार्मोन का टॉक्सिकोसिस हो गया है, पॉइजनिंग हो गया है। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है डिटेल में हम लोग थायराइड हार्मोन को जब इंडोक्राइनोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। फिलहाल अब ये जानिए कि यदि किसी पेशेंट को थायराइड हार्मोन की डिसबैलेंसिंग हो गई है टॉक्सिसिटी के कारण, तो इस कंडीशन में क्योंकि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फिर वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा नहीं और फिर इधर से जो है फ्री फैटी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे कीटोन बॉडी का डिटेक्शन होने लगेगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे को फीवर है तो भी यूरिन में आप कीटोन बॉडी डिटेक्ट कीजिए, पॉजिटिव आएगा। सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस है किसी को तो भी यूरिन डिटेक्ट कीजिए, आपको कीटोन बॉडी ऑब्जर्व होगा। प्रेगनेंसी के कंडीशन में बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उतना देंगे नहीं तो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, उस कंडीशन में भी कीटोन बॉडी डिटेक्ट होगा। और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मतलब आपने खाने में प्रोटीन की कैलोरी कम ले रहे हो तो मेटाबॉलिज्म नीट बढ़ जाएगा। तो इन तीनों के कंडीशन में आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है और ये चारों के कंडीशन में और यूरिन में जो है कीटोन बॉडी डिटेक्ट होगा। मतलब अब कीटोन बॉडी डिटेक्ट होने के कितने सारे डिजीज हो गए ना, कौन कौन सा डिजीज इंडिकेट करेगा, यदि कीटोन बॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो दैट मींस हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज हो, कीटोन बॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो हो सकता है उसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो, कीटोन बॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो हो सकता है उस पेशेंट को स्टारवेशन हो गया हो, अगर कीटोन बॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो हो सकता है उस बच्चे को लगातार वोमिटिंग हो रही हो, यदि कीटोन बॉडी डिटेक्ट हो रहा है तो हो सकता है वो जिम ज्वाइन किया है, हिस्ट्री ले लीजिए कि हाँ जिम करते हो का भैया, बॉडी वॉडी बना रहे हो का, या बहुत ज्यादा फूल गया तो दूध पिचकाने के चक्कर में लगे पड़े हो तो देख लो भी कीटोन बॉडी हो रहा है। या पेशेंट को बच्चे को बुखार है तब भी, एडल्ट में भी अगर बुखार होता है तो भी, या आप बहुत देर तक भूखा रह जाओ तब भी कीटोन बॉडी निकलने लगे आपके यूरिन फास्टिंग करने से। क्यों, फास्टिंग करने से फिर अगेन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई कम हो जाएगी ना, खाया ही नहीं तो होगा। यहाँ और भी ऐड कर सकते हो, डी में ऐड कर दो फास्टिंग करने से। जो लड़कियां सोमवार का व्रत करती होंगी वो समझ लो क्या, फास्टिंग करने से, ठीक है, फास्टिंग में भी कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई कम हो जाएगी। या सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया तब भी कीटोन बॉडी पॉजिटिव आएगा, प्रेगनेंसी है तब भी, या प्रोटीन की कैलोरी डिफिशिएंसी है तब भी। इतने सारे सिग्निफिकेंस है कीटोन बॉडी के, इसीलिए हम लोग कीटोन बॉडी का डिटेक्शन यूरिन में करते हैं और सबसे कॉमनली करते हैं हम लोग डायबिटीज के लिए और बच्चों को फीवर और बच्चों में वोमिटिंग के लिए भी। होप सो आपको कीटोन बॉडी की सारी स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडी, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही।
हाँ, एक क्लास इतना ही है। इस क्लास में फिलहाल इतना ही हम लोग जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कीटोन बॉडी का डिटेक्शन पढ़ेंगे, यूरिन में किस मेथड से कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।